आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस मैथमेटिक्स के अंदर एक फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट है और स्पेशली जब हम कैलकुलस स्टडी कर रहे हों तो सबसे ज्यादा वर्ड जो हमें सुनने को मिलता है वो यही फंक्शंस का है। इसलिए जरूरी है कि फंक्शंस का जो सही कॉन्सेप्ट है और इसकी जो सही अंडरस्टैंडिंग है वो हमें होनी चाहिए ताकि कैलकुलस स्पेशली इसकी स्टडी में जो है कोई परेशानी ना हो। फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट हम लोअर लेवल्स में पढ़ते हैं और वो ये है कि हमारे पास दो सेट्स हैं। दोनों सेट्स का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और हर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स हैं, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स हैं उनको हम रिलेशंस कहते हैं और उनमें से वो रिलेशन जिनके डोमेन में रिपीटिशन ना हो उन रिलेशंस को हम फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शन का ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। जब हम कैलकुलस स्टडी कर रहे हो अंडर ग्रेड लेवल पे या उससे हायर लेवल पे तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हमें उससे ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट चाहिए होता है फंक्शंस का। तो देखते हैं कि इस लेवल पे फंक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशली कि जब हम कैलकुलस को स्टडी कर रहे हो तो यहाँ हम फंक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये चीज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले एक वर्ड हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कि लिटरेचर के अंदर भी हमें सुनने को मिलता है और मैथमेटिक्स के अंदर भी। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कलेक्शन है ए और दूसरा कलेक्शन है बी। डायग्राम के अंदर हमने पहले कलेक्शन को ग्रीन एक क्लोज शेप के अंदर जो है वो उसको रखा हुआ है पहले कलेक्शन को, और दूसरे कलेक्शन को हमने एक ब्लू क्लोज शेप के अंदर जो है वो कुछ डॉट्स रखे हैं। वो डॉट्स जो है वो सेकंड कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रीन जो क्लोज शेप है उसके अंदर जो डॉट्स हैं वो फर्स्ट कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि पहले कलेक्शन के हर ऑब्जेक्ट के लिए हम दूसरे कलेक्शन में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तलाश करें जो पहले कलेक्शन के ऑब्जेक्ट के साथ किसी न किसी सेंस में वो लिंक्ड हो या किसी न किसी एस्पेक्ट के हवाले से, किसी न किसी फीचर के हवाले से वो फर्स्ट कलेक्शन के उस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड हो या रिलेटेड हो। तो इस तरह की पेयरिंग को हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं। यहाँ ये बात नोट करना बहुत जरूरी है कि जिस फीचर को हम बुनियाद बना रहे हैं पेयरिंग के लिए या जिस एस्पेक्ट को हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं या उसको बेस बना रहे हैं पेयरिंग के लिए, उसकी सिलेक्शन डिपेंड करती है हमारी अपनी स्टडी के ऊपर कि हम ये पेयरिंग जो है वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं और इसमें हम किस तरह के लिंक में हम इंटरेस्टेड हैं, किस तरह के सिमिलर फीचर्स में हम इंटरेस्टेड हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम ये पेयरिंग करें। बहरहाल अगर हम हमारे पास दो कलेक्शंस हों और पहले कलेक्शन के हर ऑब्जेक्ट को दूसरे कलेक्शन के ऑब्जेक्ट के साथ किसी मखसूस लिंक या रिलेशन की बुनियाद पे उनकी पेयरिंग करें तो इस तरह की पेयरिंग को हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। और इस केस में जो हमारा फर्स्ट कलेक्शन है वो हमारा डोमेन कहलाएगा और सेकंड जो कलेक्शन है उसको हम कोडोमेन या रेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कलेक्शंस हैं। पहला जो कलेक्शन है वो इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स हैं, उसके पहले 5 लेटर्स हैं, और दूसरे कलेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमने जानबूझ के तमाम लेटर्स को और जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको डिफरेंट कलर्स असाइन किए हैं। अब हम वही कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक रिलेशन यानी एक बुनियाद या एक मेयार जो है हम पहले तय कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट जो हमने पेयरिंग की है उसके अंदर जो हमने रिलेशन जिसको बुनियाद बनाया है या जिस फीचर को हमने जिस फीचर की बुनियाद पे हमने ये पेयरिंग की है वो है पोजीशनिंग। मसलन ए बी सी डी और ई ये 5 लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स की एक पोजीशनिंग है इंग्लिश अल्फाबेट्स में और जो 1 2 3 4 एंड 5 ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनकी भी अपनी एक पोजीशनिंग है
इंटीजर्स के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर, यानी 1 जो है वो पहला पॉजिटिव इंटीजर है, 2 सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है, 3 थर्ड पॉजिटिव एंड सो ऑन। इसी तरह ए पहला लेटर है, बी दूसरा लेटर है, सी तीसरा लेटर है। तो अगर हम पोजिशनिंग को अगर हम बुनियाद बनाएं, फिर अगर हम पेयरिंग करना चाहें तो डेफिनेटली ए का पेयर 1 के साथ बनेगा, क्योंकि ए पहला लेटर है और दूसरे कलेक्शन के अंदर 1 पहला नंबर है। इसी तरह पहले कलेक्शन के अंदर बी की पोजीशन दूसरी है, तो दूसरे कलेक्शन के अंदर दूसरी पोजीशन पे जो नंबर है वो 2 है, तो बी का पेयर 2 के साथ बनेगा, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ और ई का 5 के साथ। तो ये एक पेयरिंग है, ये भी एक करस्पॉन्डेंस है। एक करस्पॉन्डिंग में जो नंबर है वो 1 है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 है, बी के करस्पॉन्डिंग में 2 है, सी के करस्पॉन्डिंग में 3 है। इसी तरह एक और कोरेस्पोंडेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम यही कलेक्शंस लेते हैं, यानी पहला कलेक्शन हम ए बी सी डी और ई लेते हैं और दूसरा हम कलेक्शन वही 1 2 3 4 एंड 5 लेते हैं। लेकिन यहाँ अपना हम क्राइटेरिया चेंज करते हैं कि जिस बुनियाद पे हम पेयरिंग कर रहे हैं, अब वो पोजिशनिंग नहीं है, बल्कि अब हम उस बुनियाद को चेंज करके कलर के ऊपर ले आ रहे हैं, यानी हम कलर की बुनियाद पर अब हम पेयरिंग करना चाह रहे हैं। तो इस केस में ए का जो पेयर बन सकता है वो 4 के साथ बन सकता है, क्योंकि दोनों ब्लैक हैं, दोनों का कलर सेम है। बी का पेयर बनेगा 3 के साथ, सी का 1 के साथ, डी का 5 के साथ और ई का 2 के साथ। तो ये भी एक पेयरिंग है, यानी ये भी एक कोरेस्पोंडेंस है कि जिसकी बुनियाद हमने कलर के ऊपर रखी है। इसी तरह दो कलेक्शंस के दरमियान किसी भी बुनियाद पे हम एक पेयरिंग कर सकते हैं, इसी को हम कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। फर्दर हमारे पास जो है बहुत सारे यहाँ पे कोरेस्पोंडेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जो फर्स्ट हमारे पास एक कोरेस्पोंडेंस हमने बनाई है, उसमें पोजीशंस की बुनियाद पे, पोजीशनिंग की बुनियाद पे हमने इसकी कोरेस्पोंडेंस बनाई है। जो सेकंड हमारे पास एक कोरेस्पोंडेंस है, उसमें हमने कलर को बुनियाद बनाया है। थर्ड जो हमारे पास पोजीशनिंग है, उसमें भी हमने कलर को बुनियाद बनाया है। और फोर्थ हमारे पास एक पोजीशनिंग या कोरेस्पोंडेंस हमने बनाई है, उसमें हमने इवन ऑड को हमने बुनियाद बनाया है, यानी उसको स्टैंडर्ड हमने माना है। उस मेयार की बुनियाद पे उसको मेयार बना के फिर हमने ये पेयरिंग की है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो करस्पॉन्डेंस है, ये जो डिफरेंट हमारे पास 4 करस्पॉन्डेंस हैं, अब इसका फंक्शन के साथ क्या लिंक है। तो यहां पे हम ये बताते चलें तो इन कोरेस्पोंडेंसेस में ऐसा कोरेस्पोंडेंस कि जिसमें पहले कलेक्शन के हर मेंबर को दूसरे कलेक्शन के सिर्फ एक ही मेंबर के साथ उसका पेयर बनाया गया हो, तो ऐसे कोरेस्पोंडेंस को फिर हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट कोरेस्पोंडेंस है, उसमें देखें पहले कलेक्शन के हर मेंबर को दूसरे कलेक्शन के सिर्फ एक मेंबर के साथ लिंक किया गया है, यानी उसका पेयर बनाया गया है। जबकि तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट करस्पॉन्डेंस है, ये पोजीशंस की बुनियाद पे जो करस्पॉन्डेंस किया है, ये एक फंक्शन भी है। इसी तरह जब हम सेकंड करस्पॉन्डेंस के ऊपर आते हैं, तो इसमें जो पहला लेटर ए है, चूंकि यहाँ पे कलर की बुनियाद पे जो है ये पोजीशनिंग की गई है, तो ए का 2 के साथ भी करस्पॉन्डेंस बना है, ए का 4 के साथ भी बना है। यानी ए पहले कलेक्शन का एक लेटर है जिसे सेकंड कलेक्शन के 2 मेंबर्स के साथ जिसका करस्पॉन्डेंस बना है। तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसे करस्पॉन्डेंस को फिर हम फंक्शन नहीं समझते, यानी ये जस्ट एक करस्पॉन्डेंस तो हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह जो तीसरा हमारा करस्पॉन्डेंस है, इसमें देखते हैं कि ए का सिर्फ 4 के साथ पेयर है, बी का सिर्फ 3 के साथ पेयर है, सी का 1 के साथ पेयर है, डी का 5 के साथ है पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हर एलिमेंट का पेयर फकत एक ही एलिमेंट के साथ है, यानी यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स यानी किसी पहले कलेक्शन के किसी एक मेंबर का दूसरे कलेक्शन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ पेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करस्पॉन्डेंस है, ये भी एक फंक्शन है। जबकि लास्ट हमारे पास जो करस्पॉन्डेंस है वो भी एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहला जो हमारे पास नंबर है, सॉरी बल्कि ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि देखते हैं कि ए का पेयर सिर्फ 2 के साथ बना है, बी का पेयर 4 के साथ बना है, सी का पेयर 6 के साथ बना है, डी का पेयर जो है वो 2 के साथ बना है और ई का जो पेयर बना है वो 6 के साथ बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हर मेंबर जो है उसकी पेयरिंग जो हुई है वो सिर्फ एक ही नंबर से के साथ हुई है, यानी ए की पेयरिंग दूसरे कलेक्शन के 2 नंबर्स के साथ नहीं हुई है।
बी की पेयरिंग भी एक ही नंबर 4 के साथ हुई है, सी की पेयरिंग भी सिर्फ 6 के साथ हुई है, डी की पेयरिंग सिर्फ 2 के साथ हुई है और ई की पेयरिंग सिर्फ 6 के साथ हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इवन ऑड की बुनियाद पर जो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया है ये भी एक फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिवाय इस कॉरेस्पॉन्डेंस के यानी सेकंड कॉरेस्पॉन्डेंस के बाकी ये तीनों कॉरेस्पॉन्डेंसेस फंक्शंस भी हैं। तो हम फंक्शन की यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन अब बता सकते हैं, एक फॉर्मल डेफिनेशन कि फंक्शन इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन अ फर्स्ट सेट called the domain and the second set called the range such that each member of the domain corresponds to exactly one member of the range। इसमें भी बिल्कुल वही बात बयान की गई है कि अगर हमारे पास दो कलेक्शंस हैं, फर्स्ट कलेक्शन और सेकंड कलेक्शन, और फर्स्ट कलेक्शन के और इन दोनों कलेक्शंस के दरमियान एक कॉरेस्पॉन्डेंस है और कॉरेस्पॉन्डेंस भी इस तरह है कि फर्स्ट कलेक्शन के हर मेंबर को सेकंड कलेक्शन के सिर्फ एक ही मेंबर के साथ पेयर बनाया गया हो, तो ऐसे करस्पॉन्डेंस को फिर हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन को हम किसी और सेंस में भी हम बयान कर सकते हैं इसी डेफिनेशन को कि फंक्शन असल में एक सिस्टम का नाम है कि जो एक कलेक्शन से इनपुट्स ले रहा है, लेने के बाद उसके अगेंस्ट में एक आउटपुट, उसके अगेंस्ट में दूसरे किसी कलेक्शन में से कोई आउटपुट जो है वो उस इनपुट को असाइन कर रहा है। लेकिन इसके अंदर भी ये चीज जरूरी है कि हर इनपुट के अगेंस्ट में ये जो सिस्टम है वो दूसरे कलेक्शन में से सिर्फ एक ही आउटपुट जो है वो असाइन करे। तो ऐसे सिस्टम को भी हम फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है f of x equal to 2x plus 3। बज़ाहिर तो ये एक अलजेब्रिक जो है वो इक्वेशन है या एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम ये देखें x की अगर हम वैल्यूज अगर हम चेंज करें, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हम 4 रखते हैं, तो यहां से जो रिजल्ट हमें मिलता है वो 2 times 4 plus 3 which is 11। और इसी तरह अगर हम x की वैल्यू अगर हम -5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 times -5 -10 plus 3 this is -7। और अगर हम x की वैल्यू रख लें 0 तो यहां से हमें जो इसके अगेंस्ट में यानी 0 के अगेंस्ट जो हमें वैल्यू मिलती है वो 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये क्या कर रहा है कि x की हर वैल्यू के अगेंस्ट में एक आउटपुट जो है वो असाइन कर रहा है और वो आउटपुट भी यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि हर इनपुट के अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट असाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम एक कॉरेस्पॉन्डेंस कह सकते हैं कि जिसमें 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 11 है, -5 के कॉरेस्पॉन्डिंग में -7 है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 3 है और t के कॉरेस्पॉन्डिंग में 2t plus 3 है एंड सो ऑन। तो और ये कॉरेस्पॉन्डेंस भी इस तरह का है कि जिसमें जो इनपुट जिसको हमने कहा है यानी फर्स्ट कलेक्शन के जो मेंबर्स हैं और उनमें से किसी मेंबर का पेयर जो है वो सेकंड कलेक्शन के 2 मेंबर्स के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक फंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, यानी इस कॉरेस्पॉन्डेंस को भी हम एक फंक्शन कहेंगे। यानी f of x equal to 2x plus 3 ये भी एक हमारे लिए एक फंक्शन है, क्योंकि ये भी हर इनपुट के अगेंस्ट में सिर्फ एक ही आउटपुट हमें असाइन कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जिसमें एक एग्जांपल है f of x equal to 3x plus 1। कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं ये कि जिसमें f of x equal to 3x plus 1, ये तो बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है जो अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि अगर यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो हर इनपुट के अगेंस्ट में यहाँ पे हमें एक ही आउटपुट हमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम भी एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक फंक्शन है। और इसी तरह जबकि जो सेकंड एक्सप्रेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ से जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी यानी y स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x की एक वैल्यू के अगेंस्ट में y की मुझे 2 वैल्यूज मिल रही है, यानी 1 के अगेंस्ट में प्लस का 1 भी मिल रहा है और 1 के अगेंस्ट में -1 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस तो है, हर इनपुट के अगेंस्ट में मुझे कुछ आउटपुट्स तो मिल रही हैं, यानी हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग में कुछ ना कुछ वैल्यूज तो हैं, मगर मसला ये है कि हर इनपुट के अगेंस्ट में एक सिंगल कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है इसका, बल्कि एक से ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। तो इस तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस को फिर हम फंक्शन नहीं कह सकते, ये जस्ट एक रिलेशन है, जरूर है, एक
कॉरस्पॉन्डेंस जरूर है मगर ये फंक्शन नहीं है। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास, थर्ड पॉइंट, उसके ऊपर s इज इक्वल टू 2 प्लस टी क्यूब। इसमें t को अगर हम इनपुट्स कंसीडर करें, इनपुट्स का रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर करें, और s को अगर हम आउटपुट्स का रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर करें, तो t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी यहाँ पे हमें s की सिर्फ एक यानी t की हर सिंगल वैल्यू के लिए s की भी सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही मिल रही है। इसलिए हम इस करस्पॉन्डेंस को या इस रिलेशन को हम एक फंक्शन कहते हैं। इसी तरह फोर्थ पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो एक सिस्टम है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हम सब जानते हैं कि साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जहां पे साइन एक्स का मतलब ये होता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक्यूट एंगल एक्स हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रेशो होगा। उस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशो को हम साइन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल एक्स। तो इस चीज को अगर हम देखें तो ये भी एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है जो इनपुट ले रहा है और आउटपुट्स दे रहा है। हर इनपुट के अगेंस्ट में एक सिंगल आउटपुट दे रहा है। मसलन ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एक्यूट एंगल है वो इनपुट के तौर पे ले रहा है, और उसके अगेंस्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशो बन रहा है वो हमें आउटपुट के तौर पे दे रहा है। और ये जो रेशो होता है वो हमेशा यूनिक होता है, यानी हर एंगल के अगेंस्ट में एक ही रेशियो बन सकता है, एक से ज्यादा रेशियो नहीं बन सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है ये भी एक फंक्शन है। इसी तरह एक और हमारे पास फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जो हमारे पास एक रिलेशन है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x। तो ये ऐसा रिलेशन है कि जिसमें अगर हम x को अगर हम इनपुट कंसीडर करें और उसके अगेंस्ट में जो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट है अगर उसको y कंसीडर करें, तो हर इनपुट के अगेंस्ट में एक से ज्यादा हमें कॉरेस्पॉन्डेंट्स मिल रहे हैं। मसलन x की अगर मैं वैल्यू 1 रख रहा हूं तो मुझे ये देखना होगा कि y की किन वैल्यूज, y की कौन सी वैल्यूज हैं जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। तो इस तरह की दो वैल्यूज हैं, वो है +1 और -1, क्योंकि +1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 है और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 है। तो अगर हम x की जगह अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें तो इसके अगेंस्ट में हमें y की दो वैल्यूज मिल रही हैं, यानी 1 के कोरस्पॉन्डिंग में हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट बात है। तो इसलिए हम इस रिलेशन को भी हम फंक्शन नहीं समझते, ये भी जस्ट एक कोरस्पॉन्डेंस है या एक रिलेशन है। इसी तरह सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर एक फंक्शन है log y इज इक्वल टू log x बेस 2। इसके अंदर भी अगर हम x को इनपुट कंसीडर करें और y इसके आउटपुट्स कंसीडर करें तो हर इनपुट के अगेंस्ट में हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है, यानी x जो है log x बेस 2 का मतलब ये है कि अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर हो और तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए अगर हम बेस 2 रखें तो उसका क्या एक्सपोनेंट होगा। तो नंबर जो है ये सिस्टम इनपुट ले रहा है कोई भी नंबर, और बेस 2 के ऊपर उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो हमें आउटपुट के तौर पे दे रहा है। तो डेफिनेटली ये भी यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 8 इसमें इनपुट रखें तो ये हमें आउटपुट देगा 3, क्योंकि 8 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस अगर 2 है तो उसका एक्सपोनेंट डेफिनेटली 3 होना चाहिए। तो 8 के अगेंस्ट में हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू 3 ही मिल सकती है। इसी तरह अगर हम x की जगह फॉर एग्जांपल 16 रखते हैं तो उसका अगेंस्ट में हमें वैल्यू 4 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 32 तो उसके अगेंस्ट में हमें वैल्यू मिलेगी 5। इसका मतलब ये होगा कि हर इनपुट के अगेंस्ट में सिर्फ हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है, इसलिए हम इस सिस्टम को भी फंक्शन कहेंगे और इस फंक्शन को हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी तरह जो सेकंड लास्ट पोजीशन के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो भी एक फंक्शन है जो कि दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो है और वो एक रैशनल फंक्शन है। और जो लास्ट पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो सिस्टम भी एक फंक्शन है, क्योंकि हर इनपुट x के अगेंस्ट में हमें y की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू जो है वो आउटपुट के तौर पर मिल रही है, और उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।